नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका खबरदार में। ऐसा लगता है कि पीओके में भारत के सर्जिकल स्ट्राइक से पाकिस्तान का बैलेंस गड़बड़ा गया है। पहले पाकिस्तानी फौज और हुक्मरानों ने सर्जिकल स्ट्राइक की बात को खारिज किया, लेकिन धमकी भी दी। अब आतंक के सबसे बड़े आका ने अपना आपा खो दिया है। शायद ऐसा इसलिए है कि अब अगला नंबर हाफिज सईद के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक का है। मोदी सरकार उड़ी पे हम अपने इंतकाम की सिर्फ एक झलक दिखाई। बहुत हो गया, अब हाफता नजर आएगा हाफिज। हमारे दुश्मन जिन्होंने कर्म किया था, उनके गाल पे 5 थप्पड़ लगाने वाले हमारे पैरा फोर्स के सभी जवानों को मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। वक्त आ गया, डर से भागते फिरेंगे हाफिज के चेले। सर्जिकल स्ट्राइक हो गया। सर्जन स्ट्राइक करता है, कभी कभी वो एनेस्थेसिया देता है, भूल देता है, उसको ध्यान में नहीं आता है कि सर्जरी हो गई। 2 दिन हो गया, पाकिस्तान को अभी तक ध्यान में नहीं है। वो दिन दूर नहीं जब थर थर कांपेंगे हाफिज के गॉडफादर। देश की सेना, देश के लोग सभी आपको भी पीड़ा देने में समर्थ है। अब होश में आओ, हाफिज सईद के नापाक हुक्मरानों। जो कैंप है जहां से आतंकी देश में आते हैं, उनको ध्वस्त कर दी। अपमान सहेंगे नहीं और इसके आगे कदाई नहीं। तो खबरदार में आज हम विश्लेषण करेंगे कि क्या हाफिज सईद के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया जा सकता है, और अगर हां तो कैसे। हम आपको यह भी बताएंगे कि अब अगला नंबर कहीं हाफिज सईद का ही तो नहीं है। लेकिन उससे पहले देखिए कि आखिर कैसे भारत की सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान बेहोश पड़ा है और हाफिज सईद के गाल पर भारतीय जवानों का तमाचा इतना जोरदार पड़ा है कि हाफिज सईद को यह समझ में नहीं आ रहा कि अब उसे बोलना क्या है और क्या नहीं बोलना। ये हाफिज सईद है, वही हाफिज सईद जिसके चेले चपाटों को भारत के जवानों ने घुसकर उनके घर में मारा। ये वही हाफिज सईद है जिसके कई आतंकी कैंपों को देश के जवानों ने नेस्तनाबूद कर दिया। ये वही हाफिज सईद है जिसने भारत में नापाक मंसूबों को अंजाम देने का सपना पाल रखा था, लेकिन भारतीय जवानों ने उन ख्वाबों को खाक में मिला दिया। ये वही हाफिज सईद है जो जागता भी है भारत को गालियां देते हुए और सोता भी है भारत की बर्बादी के सपने लेकर। ये वही हाफिज सईद है जिसने एक बार नहीं बल्कि कई बार भारत को गहरे जख्म दिए हैं। लेकिन आज उस हाफिज सईद के गाल पर ऐसा तमाचा पड़ा है जिसे वो ताउम्र नहीं भूल पाएगा। हमारे शहीद जवानों की शहादत, जिसके लिए हमारे दुश्मन जिन्होंने कर्म किया था, उनके गाल पे 5 थप्पड़ लगाने वाले हमारे पैरा फोर्स के सभी जवानों को मैं उनका अभिनंदन करता हूं और उनको बधाई देता हूं। आतंक का ये सबसे बड़ा आका पिछले कई सालों से भारत के खिलाफ अपनी नापाक साजिशों को अंजाम देने में लगा है। अपने मंसूबों की कामयाबी के लिए आतंक के सबसे बड़े सौदागर ने पूरा का पूरा टेरर नेटवर्क बना रखा है। इतना ही नहीं, आतंक का ये सबसे बड़ा आका
पाकिस्तानी फौज और पाक के हुक्मरानों के मोहरे के तौर पर काम करता है। लेकिन दहशत के सबसे बड़े खिलाड़ी को हमारे जवानों ने औकात दिखा दी। आतंक के जिन रंग रूटों को इसने बड़ी मेहनत से भारत के खिलाफ इस्तेमाल के लिए तैयार किया था, उनमें से 50 को हमारे जवानों ने जहन्नुम में भेज दिया। ताकत याद आने के बाद उन्होंने उड़ान करके 5 जगह जाके पूरे जो कैंप है जहां से आतंकी देश में आते हैं उनको ध्वस्त कर दिया। देश के जवानों ने पीओके में जो किया उसकी चोट इतनी जबरदस्त थी कि हाफिज के नापाक हुक्मरानों और हाफिज के गॉडफादरों का दिमाग भन्ना गया। पीओके में सर्जिकल ऑपरेशन के लिए दी गई बेहोशी की दवा इतनी जोरदार थी कि पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान की हुकूमत अब भी बेहोश है। आतंक को सींचने वालों और आतंक के आकाओं को पालने पोसने वालों को पता ही नहीं चल रहा कि आखिर हुआ क्या। सर्जिकल स्ट्राइक हो गया, सर्जन स्ट्राइक करता है, कभी कभी वो एनेस्थेसिया देता है, भूल देता है। भूल देने के कारण जो की ऑपरेशन होती है, सर्जरी होती है, उसको ध्यान में नहीं आता है कि सर्जरी हो गई। 2 दिन हो गया, पाकिस्तान को अभी तक ध्यान में नहीं है, उसको अभी तक उसकी भूल पड़ी है। हमारे जवान गए, उनको लगता है ये आ गए कैसे, आने का साहस किधर से आ गया। इंटरनेशनल लाइन के उस बाजू में जाने का साहस कैसा हो गया, और हमें कुछ पता ही नहीं हो गया। पीओके में सर्जिकल ऑपरेशन के बाद पहली बार रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने इस ऑपरेशन की तुलना लंका कांड से करते हुए कहा कि जिस तरह से बचपन में सूर्य को निगल जाने के कारण हनुमान को श्राप मिलने की वजह से अपनी शक्ति का आभास नहीं होता था, इसी तरह से देश और सेना को अपनी ताकत का आभास नहीं था। और ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी का आदेश मिलने के बाद उन्होंने सेना को उसकी ताकत का आभास कराया, और उसके बाद सेना ने पलक झपकते ही आतंकी लंका को तहस नहस कर दिया। एलओसी के उस पार जाकर हमारे सैनिकों ने जो किया, उससे आतंक के आका और उसके टट्टुओं के खून का उबाल कम हो गया। उनकी नसें सुन्न हो गईं। हिम्मत और हौसले के सारे दावे हवा हो गए। हालात ये कि जुबान लड़खड़ाने लगी। आतंक का सबसे बड़ा आका अपने ऊपर लगी गहरी चोट को ड्रामा और नाटक बताने लगा। ईद दोवल ने एक ड्रामा रचाया और जनाब अंदर बैठ के सर्जिकल स्ट्राइक तश्कील दी। वो सर्जिकल स्ट्राइक जो सारा अंदर बैठा हुआ एक ड्रामा, ये एक फिल्म बनाई गई। भाई कहीं भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। लेकिन दुनिया जानती है कि हकीकत क्या है। आतंक के आका और उसके सारे गॉडफादर जानते हैं कि वो ड्रामा नहीं था, बल्कि उन्हें नेस्तनाबूद करने का सिग्नल था। अगर ऐसा नहीं था तो फिर पीओके में मौजूद कैंप आज वीरान क्यों पड़े हैं? सूत्र बताते हैं कि भारत की सर्जिकल स्ट्राइक के बाद करीब 300 आतंकियों ने टेरर मोर्चे से तौबा कर ली है और भाग खड़े हुए हैं। दरअसल पाकिस्तान और यहाँ पल रहे आतंकवादियों को अब भी भरोसा नहीं हो रहा कि भारत के जवानों ने उन्हें औकात दिखा दी है। आतंकवादियों के तहत आप हमें अगर पीड़ा देना चाहते हैं तो इस देश की सेना, इस देश के लोग सभी आपको भी पीड़ा देने में समर्थ है। अब आतंक का आका और उसे पनाह देने वाले पाकिस्तान को अपने ख्वाबों को दफन करना होगा। उन्हें आंखें खोल करके सोचना होगा, समझना होगा कि कहीं बांग्लादेश जैसी नौबत ना आ जाए, क्योंकि भारत शांति पसंद देश है। लेकिन अगर किसी ने हमारी शांति में खलल डाला तो जरूर भुगतेगा। भारत एक बहुत शांति रखने वाला देश है, लेकिन मेरे शांति की, मोदी जी के शांति की बात जो हम करते हैं उसका गलत मतलब मत निकालो। हम शांति ताकत के साथ रखना चाहते हैं। भारत की कार्रवाई से हाफिज सईद डरा और सहमा है, होना भी चाहिए। वो ये समझ गया है कि अब उसकी साजिशें और कामयाब नहीं हो पाएंगी। वो ये समझ गया है कि अब भारत का अगला टारगेट वो भी बन सकता है। कोटद्वार से मंजीत नेगी के साथ आज तक ब्यूरो।
हमेशा भारत के खिलाफ जहर उगलने वाले हाफिज सईद को भारत की ताकत समझ में आ चुकी है। हाफिज को यह भी समझ में आ चुका है कि भारतीय जवान कुछ भी कर सकने का हौसला रखते हैं। वो खौफ में है और घबराया हुआ है, डरा हुआ है। लिहाजा ये सही समय है जब आतंक के सबसे बड़े आका हाफिज सईद का इलाज कर दिया जाए। और यही मांग उन परिवार वालों की भी है जिनके घर के चिरागों को आतंकवादियों ने अपना निशाना बना लिया। कश्मीर की आजादी इंशाअल्लाह इंडिया की बर्बादी की बुनियाद बनेगी। उड़ी पे हम अपने इंतकाम की सिर्फ एक झलक दिखाई उन कश्मीरियों ने। कश्मीर की आजादी को कोई नहीं रोक सकता। इस हाफिज का इलाज करो। आतंक के अड्डे तबाह हो गए और 50 से ज्यादा टेरर रंगरूप जहन्नम पहुंच गए। सोचिए, आतंक के आका के लिए यह कितनी बड़ी चोट है। लश्कर का सरगना बौखलाया हुआ है। बौखलाहट इस वजह से भी ज्यादा है कि पीओके में भारत की सर्जिकल स्ट्राइक को कहें भी तो क्या कहें। वो ये कह नहीं सकता कि भारत के जवानों ने आतंकियों को मार दिया और बिना कुछ कहे रह भी नहीं सकता। 14 दिन गुजर गए, फिर ये पूछने लगे, भाई आपने कहा था हम करेंगे, सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, पाकिस्तान पर हमला करेंगे। ये जिनको बुखार था ना, अब वो हुकूमत के पीछे पड़ गए, मोदी से पूछने लगे। अब उसके लिए अजीत डोभाल ने एक ड्रामा रचाया और जनाब अंदर बैठ के सर्जिकल स्ट्राइक तश्कील दी। वो सर्जिकल स्ट्राइक जो सारा अंदर बैठा हुआ एक ड्रामा, ये एक फिल्म बनाई गई। उस फिल्म में ये बाकायदा सर्जिकल स्ट्राइक दिखा के और जनाब 150 इनके जो ये बड़े माहिरीन हैं, हेलीकॉप्टर के जरिए आके छाता उतार के इन्होंने पूरी फिल्म बना के दिखाई कि पाकिस्तान के अंदर घुस के कंट्रोल लाइन अबूर करके इन्होंने ये कार्रवाई की है। अब इस सबसे बड़े आतंकी को कौन समझाए कि पीओके में भारत की कार्रवाई ना तो ड्रामा थी और ना ही कोई फिल्म। वो रियल लाइफ की ऐसी सच्चाई थी जिसे देखने के बाद उसकी सांसें फूल रही हैं। वो भारतीय फौज का ऐसा रियल लाइफ प्रहार था जिसके बाद हाफिज के आतंक के महल की दीवारें तरक रही हैं। टेरर पैलेस की छत टूट रही है। लिहाजा वो कहता फिर रहा है कि भारत की ओर से कोई कार्रवाई ही नहीं की गई। भाई कहीं भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है, ना बिम्बर में हुई, ना लीपा में हुई, ना छम में हुई, ना दुधनियाल में हुई। लश्कर का सरगना सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया की नजरों में आतंकी है। पहले वो सिर्फ आतंक का कारोबार चलाता था और आजकल उसने कश्मीर को अपना मिशन बना रखा है। हाफिज के मिशन के बारे में दुनिया जानती है और भारत के पास इस बात के पुख्ता सबूत भी हैं। जिनके हाथों में पत्थर थे, उन्होंने इंतकाम लेने के लिए उड़ी पे हम अपने इंतकाम की सिर्फ एक झलक दिखाई उन कश्मीरियों ने। सबको दर्द शुरू हो गया, अमेरिका परेशान हो गया, मगरिब सारा परेशान हो गया और कहने लगे नहीं, बातचीत से मसला हल करो। पीओके में भारत की सर्जिकल स्ट्राइक के बाद हाफिज बौखला गया है। 1971 का बदला लेने का दावा कर रहा है, लेकिन अब पानी सिर के ऊपर से निकलने लगा है। अब उसकी गीदड़ भभकी पर लगाम लगाना होगा। अब उसकी जुबान को काबू में करना होगा। अब आतंक के सबसे बड़े आका का खात्मा जरूरी है। आतंक के सौदागर से बदला जरूरी है। हाफिज सईद को ऐसा मौत देना चाहिए, ऐसा दर्दनाक मौत, जिससे वो कभी आने वाले दिन में कोई आतंकवाद बनने का सपना भी ना देखे। अगर उसको नहीं मारा गया तो हमारे पति का शहादत कभी सफल नहीं होगा। इसलिए मैं चाहती हूँ कि उसको बिन लादेन की तरह कमांडो लगा के और पाकिस्तान में घुस के मारा जाए।
हाफिज सईद ने भारत को बार बार धमकी दी और आतंकी हमलों को अंजाम दिया। बेकसूरों का खून बहाया, जवानों को निशाना बनाया, लेकिन अब वो डर गया है। भारत की सर्जिकल स्ट्राइक के बाद आतंक का आका परेशान है। शायद उसे ये लग रहा है कि अगला नंबर उसका हो सकता है। हाफिज सईद बड़ी बड़ी बातें करता है और बड़े बड़े दावे करता है। किसी को होश ना आया। उसकी जुबान भारत के खिलाफ जहर उगलती है और वो कश्मीर के खून खराबे को जंग आजादी का नाम देता है। वो खुद को बुरहान वानी जैसे आतंकवादी का सबसे बड़ा शुभचिंतक बताता है। कश्मीर की आजादी को कोई नहीं रोक सकता। अब आयो, बुरहान वानी ने शहादत से चंद दिन पहले मुझसे फोन पर कहा कि मेरी जिंदगी की ख्वाहिश थी कि मैं आपसे बात कर लूं। लेकिन पीओके में भारत की कार्रवाई के बाद उसे भारतीय जवानों की ताकत का अंदाजा हो चला है। लिहाजा ये सही वक्त है जब हाफिज का इलाज किया जाए। ये सही वक्त है जब हाफिज के खिलाफ ऐसी सर्जरी की जाए जिसके बाद वो अपने आकाओं से पानी मांगने लायक भी न बचे। आज तक ब्यूरो। पीओके में भारत की सर्जिकल स्ट्राइक से हाफिज सईद बौखलाया हुआ है और डरा हुआ भी है। उसकी वजह से वो परेशान भी है और इसकी वजह यह है कि पीओके हाफिज सईद के आतंक के कारोबार का मेन सेंटर है। भारतीय सेना की कार्रवाई के बाद आतंक के उस सेंटर को तगड़ा झटका तो लगा ही है, हाफिज सईद को खुद के पकड़े जाने का डर भी सता रहा है। हम आइए आपको मैप के जरिए दिखाते हैं जिसमें हम आपको बताएंगे लाल रंग वाले टेरर रिक्रूटमेंट कैंप्स। और ये जो लाल रंग है इनमें आतंकवादियों की भर्ती की जाती है और जो आपको पीले रंग वाले टेरर कैंप्स दिखाई दे रहे हैं यहां आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जाती है। रिक्रूटमेंट कैंप्स मदरसे, मस्जिदों और दूसरी मजहबी गतिविधियों के नाम पर चलाए जाते हैं। लाहौर और मुजफ्फराबाद के बीच आतंक के आकाओं ने कई रिक्रूटमेंट कैंप्स खोल रखे हैं। वहां आतंकवादियों को भर्ती करने का काम किया जाता है और फिर भर्ती के बाद आतंकवादियों को टेरर कैंप्स तक लाया जाता है जहां तमाम तरह के आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जाती है और फिर उन आतंकवादियों को लॉन्चिंग पैड्स तक पहुंचा दिया जाता है। भारतीय एजेंसियों को इस बात की पुख्ता जानकारी है कि पीओके में कम से कम 40 से 50 आतंकवादी कैंप्स चल रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान भारत ने लॉन्चिंग पैड्स को बर्बाद कर दिया है और करीब 50 आतंकवादियों को मार गिराया है। हाफिज सईद अक्सर अपने टेरर कैंप्स में जाता है, लिहाजा अब हाफिज सईद को यह डर लग रहा है कि कहीं अगला नंबर उसी का न हो। हमारे जवान पीओके के अंदर तक घुसकर हाफिज सईद के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक कर तो सकते हैं, लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि हाफिज सईद को पाकिस्तान पालता है, पोसता है। पाकिस्तान की फौज हाफिज सईद की सुरक्षा भी करती है, तो जाहिर है ऐसे में हमारे लिए चुनौती बड़ी होगी। आखिर कैसे होगा हाफिज सईद का इलाज? कैसे होगी आतंक के आका की सर्जरी? कैसे निकलेगा सबसे बड़े दहशतगर्द कदम? देश के जवानों ने उरी हमले का बदला ले लिया है। एलओसी पार करके पीओके में घुसे और टेरर कैंपों को तबाह कर डाला। स्पेशल फोर्स के पारामिलिट्री कमांडो ने 50 से ज्यादा आतंकियों को उन्हीं के घर में मौत की नींद सुला दी। तो क्या जेलों के बाद अब आका की बारी है? तो क्या 50 आतंकियों के बाद अब आका की बारी है? देश यही चाहता है कि अब हाफिज का इलाज होना चाहिए। उरी हमले में शहीद हुए जवानों के परिजन भी यही चाहते हैं कि अब हिसाब बराबर होना चाहिए। हाफिज की ऐसी सर्जरी होनी चाहिए जो उसके दिमाग के नसों का इलाज कर दे। पाकिस्तान में हाफिज सईद तो पूरे देश का मुसलमान पाकिस्तान के खिलाफ है। पूरे देश का मुसलमान, हम लोग की जरूरत पड़ी तो हम लोग भी सिपाही के साथ बॉर्डर पर जाके लड़ने के लिए तैयार हैं। हाफिज सईद टेररिस्ट और उसको अमेरिकन असेंबली ने भी पारित कर दिया कि वो टेररिस्ट। पूरा देश जानता है, विदेश जानता है कि वो टेररिस्ट और टेररिस्ट का एक ही सजा है। जिस दिन हमें मौका मिलेगा हम उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाने में आगे बढ़ेंगे। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि क्या सीमा के दूसरी तरफ जाकर भारतीय फौज
हाफिज सईद का ऑपरेशन कर सकती है। पाकिस्तान में खुलेआम घूमने वाला हाफिज सईद पीओके के अपने आतंकी कैंपों में अक्सर आता है, लेकिन उतना करीब नहीं जहां तक भारत के स्पेशल कमांडो पहुंचते थे। ऐसे में सवाल ये कि क्या चेलों के बाद आका पर निशाना लगा सकते हैं हमारे पारा कमांडो? क्या पीओके में ज्यादा अंदर तक जा सकते हैं भारतीय जवान? शायद हाँ। हमारे स्पेशल कमांडो दुनिया के उन गिने चुने जवानों में शुमार हैं जो किसी भी चुनौती का सामना करने का मादा रखते हैं। हमारे स्पेशल फोर्स के कमांडो किसी भी नामुमकिन काम को करने में सक्षम हैं, दुश्मन चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो। सेना के पास 2 पारा स्पेशल फोर्स बटालियन है, जिसमें से 5 पारा बटालियन हवाई हमले के लिए खास तौर से प्रशिक्षित है। हर बटालियन में 620 जवान हैं। इनके अलावा नेवी के पास करीब 1200 मार्कोस कमांडो हैं। वायुसेना के पास 900 गार्ड कमांडो मौजूद हैं। इनके अलावा गृह मंत्रालय के पास ब्लैक कैट यानी एनएसजी कमांडो है। रॉ के पास स्पेशल फ्रंटियर फोर्स है। कमांडो तैयार करने के लिए जो ट्रेनिंग दी जाती है वो दुनिया में सबसे बेहतरीन है। हमारे कमांडो को हर हाल में दुश्मनों पर फतह करना सिखाया जाता है। 28 सितंबर की रात पीओके में जिन जवानों ने सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया वो स्पेशल फोर्स के कमांडो थे। अब ये साबित हो चुका है कि उन्होंने किस सफाई से आतंकियों के घर में घुसकर उनका सफाया कर दिया। अब हाफिज सईद को पकड़ने के लिए हर तरह के कमांडो को मिलाकर ऑपरेशन में लगाया जा सकता है। हाफिज सईद जो है तो वो हाफिज सईद तो कितनों भी बड़े आतंकवादी हैं पाकिस्तान में, इसलिए सरकार को ये करना चाहिए, कहीं भी है ये तो खोज के ला देना चाहिए, इसे मार देना चाहिए। हाफिज सईद है पाकिस्तान का सबसे बड़ा आतंकवादी, उसे मोदी सरकार को नहीं ढूंढ कर कहीं वो चाहे कहीं भी हो उसे खोज के निकालना चाहिए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हाफिज सईद को पकड़ना या उसके खिलाफ किसी सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम देना तभी मुमकिन हो पाएगा जब वो पीओके में एलओसी के करीब आए। साथ ही हमें ये भी नहीं भूलना होगा कि हाफिज सईद को पाकिस्तान ने खुला समर्थन दे रखा है। हाफिज पाकिस्तानी हुक्मरानों का मोहरा है, लिहाजा उसकी सुरक्षा भी कड़ी होगी। ये पाकिस्तान की सरपरस्ती ही है कि हाफिज सईद, जिसे दुनिया के कई देश आतंकवादी मानते हैं और जिसके सिर पर अमेरिका ने $10 मिलियन का इनाम भी रखा है, पाकिस्तान में खुलेआम घूमता है और अमेरिका को गालियां भी देता है। अपने इंतकाम की सिर्फ एक झलक दिखाई उन कश्मीरियों ने, सबको दर्द शुरू हो गया। अमेरिका परेशान हो गया, मगरिब सारा परेशान हो गया और कहने लगे नहीं, बातचीत से मसला हल करो। लिहाजा अगर हाफिज को पकड़ना है बड़ी तैयारी करनी होगी, उसकी सुरक्षा और तचाल पर पैनी नजर रखनी होगी। लेकिन तय मानिए देश के जवानों के लिए ये कोई बड़ी चुनौती नहीं। तय मानिए कि पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक के बाद सुरक्षा और खुफिया एजेंसियां किसी बड़ी प्लानिंग का ब्लूप्रिंट तैयार कर रही होंगी। आज तक पाकिस्तानी आतंकवादी हाफिज सईद को सबक सिखाने की और अब अगला नंबर सर्जिकल स्ट्राइक में उसका हो सकता है। हाफिज सईद अक्सर भारत और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आग उगलता है, लेकिन अब पाकिस्तानी सियासत का एक मंझा हुआ खिलाड़ी भी हाफिज सईद की भाषा बोल रहा है। जी हां, ठीक समझा आपने, सर्जिकल स्ट्राइक के बाद इमरान खान की जुबान भी हाफिज सईद की तरह हो चली है। उड़ी पे हम अपने इंतकाम की सिर्फ एक झलक दिखाई उन कश्मीरियों ने, सबको दर्द शुरू हो गया। आपने आतंकवाद के हाफिज सईद को खूब सुना, अब सियासत के हाफिज सईद को भी सुन लीजिए। नरेंद्र मोदी कान खोल के सुन लो, पाकिस्तानी लोग, पाकिस्तानी कौम सब एक है। भारत के सर्जिकल स्ट्राइक के बाद आतंक के आका ने अपनी दुकान चमकाई, तो सही मौका देखकर इमरान खान सियासत के हाफिज सईद बन बैठे। मुद्दा वही, अल्फाज वही और अंदाज भी ठीक वैसा ही। रायविंड की रैली में इमरान एकदम वैसे ही बोल रहे थे जैसे कश्मीर को लेकर हाफिज सईद धमकी देता है। हमने ये करना है कि कश्मीरी मुसलमानों की मदद अल्लाह के हुक्म से करके
उनको आजाद करवाना है और कश्मीर की आजादी इंशाअल्लाह इंडिया की बर्बादी की बुनियाद बनेगी। कश्मीर की आजादी को कोई नहीं रोक सकता। रायवेंट की रैली में फर्क इतना था कि इमरान ने सीधा नवाज शरीफ का नाम लिया और अपनी सियासत चमकाने के लिए उन पर निशाना साधा, जबकि हाफिज सईद नवाज का नाम लेने से बचता है। वैसे इमरान खान भारत से हर मुद्दे पर बात करने की वकालत करते देखे और सुने गए हैं, लेकिन भारत के सर्जिकल स्ट्राइक के बाद उनके तेवर बदले बदले से दिखे। भारतीय सेना ने पीओके में घुसकर पाकिस्तान का ऐसा इलाज किया है कि पाकिस्तान अभी भी बेहोशी की हालत में बड़बड़ा रहा है। ऊपर से अपनी इंटरनेशनल बेइज्जती करवा कर भी पाकिस्तान लड़खड़ाती जुबान से युद्ध की धमकियां दे रहा है। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान पर परमाणु युद्ध लड़ने का भूत सवार है। तो आज हम पाकिस्तान के सिर से परमाणु युद्ध वाले भूत को उतारेंगे। तो आइए सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि पाकिस्तान को परमाणु बम वाली बीमारी की वजह क्या है। अमेरिकी थिंक टैंक काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशंस की रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान के पास 120 परमाणु हथियार हैं, जबकि भारत के पास 110 परमाणु हथियार हैं। रिपोर्ट के अनुसार साल 2020 तक पाकिस्तान के पास आज के मुकाबले दोगुने परमाणु हथियार हो जाएंगे, यानी पाकिस्तान अपने परमाणु हथियारों पर उछल रहा है और भारत को परमाणु हमले वाली धमकी से डराने की कोशिश कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान ये भूल रहा है कि परमाणु बम फोड़ना बच्चों का खेल नहीं है और न ही होता है। आइए अब हम आपको पाकिस्तान के सिर से परमाणु भूत उतारने वाला एक विश्लेषण करते हैं और ये रिपोर्ट दिखाते हैं, जो रिपोर्ट हकीकत की ऐतिहासिक जमीन पर आधारित है। अब वेपन्स बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी, लिथैलिटी ऑफ वेपन्स बहुत बढ़ गए हैं। हमारे पास नहीं, दोनों के पास हैं, आपके पास भी हैं, हमारे पास भी हैं। ये गलतफहमी में रह रहे हैं, हम आपको स्ट्राइक बैक करेंगे, पूरी ताकत के साथ स्ट्राइक बैक करेंगे। दुनिया में अभी तक सिर्फ एक बार परमाणु अटैक हुआ है, जब दूसरे विश्व युद्ध में अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए थे। और अब पाकिस्तान के सिर पर परमाणु हमले का भूत सवार है। उन्नीस 1965 की जंग हो या 1971 का भारत पाक युद्ध, भारतीय सेना ने पाकिस्तान को धूल चटाई है। आज भी सीमा पर भारत से आमने सामने की जंग लड़ना पाकिस्तान के बस की बात नहीं। ये बात पाकिस्तान जानता है, इसलिए परमाणु युद्ध का भूत पाकिस्तान के सिर चढ़कर बोल रहा है, ये जाने बिना कि परमाणु बम फोड़ना पाकिस्तान जैसे बच्चे का काम नहीं। ख्वाजा जी जानते हैं कि अपनी जान को अगर हथेली पे लगाना चाहते हैं तो इज वेलकम। उनको किसी ने हक नहीं दिया कि अपने बच्चों की, अपने ग्रैंड चिल्ड्रन की और फॉर जनरेशंस टू कम की जान को हथेली पे रखें और दांव पे लगाएं। करगिल युद्ध में मुंह की खाने के बाद से पाकिस्तान ने भारत को ब्लैकमेल करने के लिए परमाणु बम वाली धमकी का सहारा लिया, लेकिन पीओके में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक करके भारतीय सेना ने पाकिस्तान के परमाणु युद्ध की धमकी देने वाले मुंह पर करारा तमाचा जड़ दिया। परमाणु हथियारों का ढिंढोरा पीटना पाकिस्तान का पुराना शौक है। 70 के दशक में जब पाकिस्तान ने परमाणु हथियार बनाना शुरू किया, तब पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने कहा था, हम घास की रोटी खा लेंगे लेकिन परमाणु बम जरूर बनाएंगे। अब पाकिस्तान ने परमाणु हथियारों का जखीरा तो बना लिया है, तब से अब तक पाकिस्तान परमाणु युद्ध की बात तो करता है, लेकिन ये भूल जाता है कि अगर न्यूक्लियर वॉर हुई तो उसका सबसे ज्यादा नुकसान पाकिस्तान को ही होगा। बिल्कुल ही ये रेटोरिक है और इसमें किसी प्रकार का भी अदर देन ब्लफ एंड ब्लस्टर कुछ भी मेरे को नजर नहीं आता, क्योंकि पाकिस्तान जानता है कि अगर उसने किसी प्रकार का न्यूक्लियर हथियार
इस्तेमाल किया, चाहे वो अपनी टेरिटरी में, हमारी तरफ से जो रिपोस्ट होगा बड़ा स्ट्रॉन्ग और बड़ा कारगर होगा। हमने साफ तौर पे कहा है कि एनी अटैक, न्यूक्लियर अटैक बाय इवन अ किलोटन और अ सब किलोटन वेपन, हम जवाब वैसे ही देंगे जैसे कि मेजर न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल हुआ है। कुछ ही मिनटों में पाकिस्तान हमेशा हमेशा के लिए हर प्रकार से तबाह हो जाएगा। सब जानते हैं कि पाकिस्तान परमाणु बम के इस्तेमाल का खतरा नहीं उठा सकता। ऐसे में पाकिस्तान के पास केवल एक चारा बचता है कि वो भारत के साथ आमने सामने की लड़ाई लड़े। लेकिन भारतीय सेना की ताकत के सामने पाकिस्तान की सैन्य ताकत कहीं नहीं ठहरती। पहले की लड़ाइयां इसकी गवाह हैं। इसलिए पाकिस्तान समझ ले कि भारत से सामना करना उसके बस की बात नहीं। आज तक ब्यूरो। बात बात पर परमाणु युद्ध की धमकी देने वाले पाकिस्तान को आज अमेरिका से भी कड़ी फटकार लगी है। अमेरिका के विदेश मंत्रालय की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार अमेरिका ने पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ द्वारा भारत को परमाणु बम की धमकी देने वाले बयान पर ऐतराज जताया है। अमेरिका ने पाकिस्तानी रक्षा मंत्री के बयान को गैर जिम्मेदाराना करार दिया है। अमेरिका ने कहा है कि वो पाकिस्तान के परमाणु हथियारों पर नजर बनाए हुए है, यानी पाकिस्तान के लिए परमाणु युद्ध करना ताजा हालात में तो मुमकिन नहीं दिखता। परमाणु हमले की धमकी दरअसल पाकिस्तान की गीदड़ भभकी है, क्योंकि परमाणु हमले के असर को झेलना पाकिस्तान के वश की बात है ही नहीं। तो फिर अब सवाल यह है कि पाकिस्तान खुद को परमाणु युद्ध के लिए इतना बेचैन क्यों दिखता है। दरअसल पाकिस्तान ये जानता है कि सीधे युद्ध में वो भारत का मुकाबला कर ही नहीं सकता। मुकाबला करना उसके लिए मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। ग्लोबल फायर पावर नाम की एक इंटरनेशनल एजेंसी के अनुसार भारत के पास दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी सेना है। हम यहां पर आपको दिखा रहे हैं वो विश्लेषण, जबकि पाकिस्तानी सेना का नंबर 13वां है। भारत के पास 13,25,000 एक्टिव सैनिकों की फौज है, जबकि पाकिस्तान की सेना में 6,20,000 एक्टिव सैनिक हैं। यहां पर आप देख रहे हैं लगातार, यानी भारत से आधे से भी कम। भारतीय सेना में 21,43,000 सैनिकों की रिजर्व फोर्स है, जबकि पाकिस्तानी सेना की रिजर्व फोर्स में 5,15,000 सैनिक हैं, यानी 4 गुना हमसे कम। भारतीय सेना के पास 2,086 लड़ाकू विमान हैं और पाकिस्तान के पास सिर्फ 923 लड़ाकू विमान हैं। भारतीय सेना के पास 646 हेलीकॉप्टर्स हैं और पाकिस्तानी सेना के पास सिर्फ 306 हेलीकॉप्टर्स हैं। भारतीय सेना के पास 6,464 युद्धक टैंकों की ताकत है, जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, और पाकिस्तान की सेना में सिर्फ 2,924 युद्धक टैंक हैं, जो हम यहां पर आपको दिखा रहे हैं। भारतीय सेना के 292 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स के मुकाबले पाकिस्तानी सेना के पास सिर्फ 134 रॉकेट लॉन्चर्स हैं। देखिए यहां पर हम आपको बता रहे हैं। भारतीय नौसेना के पास युद्धपोतों की संख्या 295 है और पाकिस्तानी नेवी के पास सिर्फ 195 युद्धपोत हैं। भारतीय नौसेना के पास 14 सबमरीन्स के बेड़े का सामना करने के लिए पाकिस्तान के पास सिर्फ 5 सबमरीन से, कहां 14 कहां सिर्फ 5। भारतीय सेना के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स भी हैं, जबकि पाकिस्तान इस मामले में खाली हाथ है। मतलब यह हुआ कि पाकिस्तान के पास एक भी नहीं, यानी इस बात में कोई भी दो राय नहीं कि भारतीय सेना के सामने पाकिस्तानी सेना की हालत एक चींटी से ज्यादा कुछ नहीं है, जिसे मसलने में भारतीय सेना को कोई ज्यादा मेहनत मशक्कत बिल्कुल भी नहीं करनी पड़ेगी। और आइए अब हम आपको पाकिस्तान को उसकी हैसियत दिलाने के लिए दोनों देशों की मिसाइल ताकत की तुलना करते हैं। पाकिस्तान की सबसे लंबी दूरी की मिसाइल है शाहीन 3, जो 2500 से 2750 किलोमीटर तक वार कर सकती है। यह पाकिस्तान की इकलौती ऐसी शाहीन मिसाइल है जो पूरे भारत में कहीं भी मार कर सकती है। भारत की सबसे लंबी दूरी की मिसाइल है अग्नि 5, जिसकी रेंज 5000 से 5800 किलोमीटर है, यानी इस मिसाइल की रेंज में पूरा पाकिस्तान ही नहीं आता बल्कि चीन भी है। भारत और पाकिस्तान के पास यूं तो मिसाइलों की पूरी रेंज है, लेकिन
हम दोनों देशों की आइए कुछ महत्वपूर्ण मिसाइलों का तुलनात्मक अध्ययन करके आपको बताते हैं। गौरी मिसाइल मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है। ये 1200 किलोमीटर तक मार कर सकती है। पाकिस्तान की शाहीन मिसाइल 900 किलोमीटर की रेंज में टारगेट करने में सक्षम है। पाकिस्तान की गजनवी मिसाइल 300 किलोमीटर तक मार कर सकती है। पाकिस्तानी मिसाइलों का बेड़ा भारतीय मिसाइलों के आगे कहीं भी नहीं ठहरता। तो आइए अब हम आपको भारत की कुछ सबसे दमदार मिसाइलों के बारे में भी बता देते हैं। भारत के पास ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल है, जो दुनिया की सबसे तेज रफ्तार की मिसाइल है। न्यूक्लियर वॉरहेड से लैस होकर ब्रह्मोस मिसाइल 3675 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 290 किलोमीटर दूर तक के टारगेट को मार सकती है। सतह से सतह पर मार करने वाली अग्नि 3 मिसाइल 3000 किलोमीटर तक टारगेट को तबाह कर सकती है। सबमरीन से लॉन्च की जा सकने वाली सागरिका की 15 बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज 700 किलोमीटर है। पाकिस्तान युद्ध की धमकी देता है। हमने आपको बताया अगर पाकिस्तान जरा सी भी हिमाकत करता है तो बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि हमारी ताकत के आगे पाकिस्तान कहीं नहीं टिकता। भारत और पाकिस्तान के बीच मिसाइलों के शक्ति परीक्षण को हमने आपको दिखाया और आइए अब उसके बाद हम आपको दोनों देशों के बीच लड़ाकू विमानों की ताकत का तुलनात्मक अध्ययन करके बताते हैं। आइए पहले हम आपको बताते हैं कि भारत के पास कितने और कौन कौन से फाइटर जेट्स की फौज है। भारतीय वायुसेना के पास 242 सुखोई 30 MKI फाइटर जेट्स का एक बड़ा बेड़ा है। मिराज 2000 लड़ाकू विमान भी भारतीय वायुसेना की बड़ी शक्ति है। ऐसे 50 जेट्स एयरफोर्स के पास हैं। भारतीय वायुसेना के बेड़े में 245 MiG-21 फाइटर जेट्स हैं। MiG-29 फाइटर जेट्स की तादाद 69 है। ये 69 की तादाद में हमारे पास है। भारतीय वायुसेना के पास 100 MiG-27 फाइटर जेट्स का बेड़ा भी है। भारतीय वायुसेना के पास 145 जगुआर फाइटर जेट्स भी हैं। भारत में ही विकसित हल्के लड़ाकू विमान तेजस को भी भारतीय वायुसेना में शामिल किया जा रहा है। अभी तेजस की तादाद सिर्फ 3 है और 40 तेजस विमानों के ऑर्डर्स दिए जा चुके हैं। भारतीय फाइटर जेट्स के मुकाबला करने के लिए पाकिस्तानी एयरफोर्स के पास गिने चुने ही लड़ाकू विमान हैं, जो आइए हम आपको बता देते हैं। पाकिस्तानी एयरफोर्स के बेड़े में 76 F-15 लड़ाकू विमान हैं। ये वाले F-16 थंडर लड़ाकू विमानों की तादाद पाकिस्तानी एयरफोर्स में भी 76 ही है। इसके अलावा पाकिस्तान के पास 250 JF-17 फाइटर जेट्स भी हैं और पाकिस्तान के पास मिराज 3 फाइटर जेट्स भी हैं, जिनकी तादाद है 80। यानी फाइटर जेट्स की तुलना करने पर भी पाकिस्तान को यही सीख मिलती है कि भारत से युद्ध करने की ख्वाहिश को वो अपने दिल में ही दफन कर ले, तो यही उसके लिए अच्छा है। क्योंकि अगर युद्ध हुआ तो आसमान से लेकर जमीन तक और जमीन से लेकर समंदर तक पाकिस्तान को सिर्फ और सिर्फ हार का सामना करना पड़ेगा, और वो भी हार नहीं, बहुत बुरी हार। कल 2 अक्टूबर है और इंडिया टुडे ग्रुप की तरफ से दिल्ली में सफाईगिरी अवार्ड्स कल दिए जाएंगे। यह दूसरा अवसर होगा जब देश में स्वच्छता अभियान के तहत इंडिया टुडे ग्रुप की तरफ से ऐसी शानदार पहल की जा रही है। इस अवसर पर कला, सियासत की एक से बढ़कर एक हस्तियां मौजूद रहेंगी जो इंडिया टुडे के स्वच्छता मिशन से जुड़ेंगी। इस कार्यक्रम में कुल 14 श्रेणियों में अवार्ड्स दिए जाएंगे। कल आप इस मुहिम को दिन भर आज तक पर देख पाएंगे। खबरदार में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन आप कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार। कुछ ही पलों में श्वेता वंदे मातरम लेकर आपके साथ होंगी। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।